न शिवाले न कलीसा न हरम झूठे हैं। न शिवाले न कलीसा न हरम झूठे हैं। बस यही सच है कि तुम झूठे हो और हम झूठे हैं। मिलिए तो खुशी होती है उनसे मिलकर, मिलिए तो खुशी होती है उनसे मिलकर जो इस शहर में आपसे और हमसे कम झूठे हैं। नमस्कार साथियों, मैं बलराम सिंह एक बार फिर से आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वॉइस को लेकर के आए हैं, जिसको हिंदी में वाच्य कहते हैं। हिंदी में वाच्य कहते हैं, इंग्लिश में उसी को वॉइस कहते हैं। तो यह मैं ऐसे टॉपिक पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ जिनका इम्पोर्टेंस पढ़ाई के स्टार्टिंग में कम समझ आता है, या हम उसको उतना महत्व नहीं देते हैं जितना महत्व देना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे अपने लेवल पर आपकी तैयारी आगे बढ़ती जाएगी, आप इन चीज़ों के महत्व को अंत में समझेंगे कि इसका कितना महत्व है। आपको बनाने में, बिगाड़ने में, आपकी सफलता में, असफलता में इन चीज़ों का बड़ा महत्व है। लेकिन जो बच्चे शुरुआत में हिंदी पढ़ रहे होते हैं उनको इसका महत्व समझ में कम आता है। तो मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को एक बार देखने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे जाकर के आपको समझ में आएगा कि जो मैंने आपसे कहा, जो बताया, जो समझाया, वो आपके सफलता की नींव बनेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वह वाच्य है। तो देखिए, वाच्य की परिभाषा क्या होती है, वाच्य कहते किसे हैं, वाच्य होता क्या है। तो एक लाइन में आपको सबसे पहले बताया गया है, वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। जो हम बोल रहे हैं उसका विषय क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका मेन कह सकते हैं कि पॉइंट क्या है। तो देखिए, उसी को कहा गया है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है कि कर्म है कि भाव है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है, अगर हम उसको अपने भाषा में समझाएं, आपको अपनी भाषा में बताएं, तो कह रहे हैं कि जैसे जो वाक्य है, उस वाक्य में आपने पीछे भी पढ़ा था, कोई वाक्य होता है तो उसमें कोई न कोई क्रिया जरूर होती है। बगैर क्रिया के कोई वाक्य नहीं बनता है। तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि जो क्रिया है वह क्रिया किसकी सुन रही है, जो क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग चल रही है, उस वाक्य का मालिक कौन है। तो क्या उसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो कर्ता मालिक हो सकता है, या कर्म मालिक हो सकता है, या भाव मालिक हो सकता है। तो कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया चल रही होगी तो कर्ता मालिक हो गया। अगर किसके अकॉर्डिंग, कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया चल रही होगी तो उसका मालिक कौन हो गया, कर्म हो गया। अगर न कर्ता मान लीजिए अकॉर्डिंग है, न कर्म अकॉर्डिंग है, बल्कि भाव के अकॉर्डिंग क्रिया काम कर रही है, तो वहाँ भाव का चल रहा है। तो इसी बेस पे यह जो वाच्य होता है, वाच्य के तीन भेद होते हैं। ये जो आपका मतलब इनको डिवाइड करने का जो कह सकते हैं बेस है, उसके आधार पे तीन भेद होते हैं। नंबर वन है कर्तृवाच्य। नंबर वन क्या है, कर्तृवाच्य। अब देखिए, ग्रामेटिकल भाषा में उसे कैसे बताया जा रहा है, कैसे समझा जा रहा है। कह रहे हैं कि जिन वाक्यों में क्रिया के लिंग, क्रिया के वचन और क्रिया के पुरुष, जिन वाक्यों में क्रिया के लिंग, क्रिया के वचन और क्रिया का जो क्या होगा, पुरुष होगा, किसके अकॉर्डिंग हो, कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। ये हो गया ग्रामेटिकल भाषा। यही मैंने आपको बताया। अगर कोई वाक्य कर्तृवाच्य है, अगर कोई वाक्य कर्तृवाच्य है, तो उसमें कर्तृवाच्य में जो क्रिया होगी, क्रिया का जो लिंग होगा, क्रिया का जो वचन होगा, क्रिया का जो पुरुष होगा, वह कर्ता के लिंग के हिसाब से काम करेगा।
कर्ता के वचन के हिसाब से काम करेगा, कर्ता के पुरुष के हिसाब से काम करेगा। कहने का अर्थ यह है, अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग में यूज होगी, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो उसकी क्रिया स्त्रीलिंग में यूज होगी, अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन में होगी, अगर कर्ता बहुवचन में है तो उसकी क्रिया बहुवचन में होगी। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए थोड़ा सा इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें जेंडर पता होना चाहिए, कौन मेल होता है कौन फीमेल होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, यह क्रिया कैसी है, पढ़ना, पढ़ता है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे पढ़ता है पुल्लिंग है। अब यहाँ देखिए पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो कि पुस्तक स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग होता है। राम यहाँ पर क्लियर है, राम पुल्लिंग ही होता है, राम का क्लियर है, हमें पुस्तक का नहीं क्लियर है, लेकिन राम का क्लियर है। मान लीजिए जो जानते हैं अच्छी बात है, पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है, पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन सपोज कीजिए हमें नहीं पता है और हमको सेंटेंस दे दिया गया और पूछ लिया गया कि यह कैसा वाच्य है, कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है, तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। तो राम पता है ना, राम पुल्लिंग है, राम पुरुष है ना, पता है। तो राम के स्थान पर अगर हम क्या कर दें, सीता कर दें, राम को हटा दो सीता को ला दो, तो अब फिर देखिए सीता पुस्तक पढ़ता है, क्या सही वाक्य लग रहा है, सीता पुस्तक पढ़ता है, क्या सही है, क्या नहीं सही लग रहा है। सीता पुस्तक पढ़ती है कर दे तो सही हो जाएगा, सीता पुस्तक पढ़ती है अगर मैं ऐसा कहूँ तो सही है, लेकिन अगर राम यहाँ रखा गया है तो राम पुस्तक पढ़ता है सही है। इसका मतलब ये जो क्रिया है देखिए इस कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ सीता कर दूँ तो यहाँ पढ़ती करना पड़ेगा, अगर मैं सीता हटा के राम करता हूँ तो यहाँ पर पढ़ता चलेगा। तो क्रिया किसके हिसाब चल रही है, जो कर्ता है उसके हिसाब चल रही है। तो ये चीज़ मायने रखता है कि यहाँ जो क्रिया क्रिया किसके अकॉर्डिंग चल रही है। अगला देखिए सीता पुस्तक पढ़ती है, वही एग्जाम्पल मैंने वहाँ इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, सीता पुस्तक पढ़ती है, वाक्य सही है ना। वहाँ पढ़ता था यहाँ पढ़ती हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, सीता की वजह से हुआ है। अब फिर वही चीज़ अगर सीता को हटा करके यहाँ पर मैं सपोज कीजिए कि मैं संस्कार कर दूँ, तो अब देखिए संस्कार पुस्तक पढ़ती है, वाक्य सही है क्या, नहीं, संस्कार पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए क्रिया का जो लिंग है किसके हिसाब से चल रहा है, वो कर्ता के हिसाब से चल रहा है। तो जिन वाक्यों में क्रिया का जो लिंग है या क्रिया का जो वचन है वह कर्ता के हिसाब से चले, कर्ता के अकॉर्डिंग चले, वो एग्जाम्पल या वो वाक्य जो होते हैं उनको कर्तृवाच्य कहते हैं। सिंपल सी बात खत्म। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है कर्मवाच्य। दूसरा क्या है, दूसरा है कर्मवाच्य। तो अगर आपको कर्तृवाच्य समझ में आ गया ना, तो फिर कर्तृवाच्य समझ में आ गया तो कर्मवाच्य भी आपको समझो समझ में आ ही गया है। सेम वही बात है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जिन वाक्यों में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं वहाँ कर्मवाच्य होता है। मतलब कि जिन वाक्यों में कर्ता का लिंग वचन पुरुष जिन वाक्यों में क्रिया के लिंग वचन पुरुष, जिन वाक्यों में क्रिया के लिंग वचन पुरुष किसको फॉलो कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कर्म के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो जहाँ पे कर्म के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे तो वाच्य कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्ता को फॉलो कर रहे होंगे तो कर्तृवाच्य, कर्म को फॉलो कर रहे होंगे कर्मवाच्य, कर्ता को कर्त, कर्म को फॉलो करना तो कर्मवाच्य। एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए
राधा ने गीत गाया, राधा ने गीत गाया। अब बताइए, एक गाया पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? एक क्रिया कैसी है? गाई स्त्रीलिंग होता है, गाया पुल्लिंग होता है, जाती है स्त्रीलिंग होता है, जाता है पुल्लिंग होता है। तो देखिए, राधा ने गीत गाया। अगर बताइए यहाँ पे मैं राधा को हटा दूँ, सपोज कीजिए मैं राधा को हटा दूँ, राधा को हटा करके मैंने सपोज कीजिए मैंने राम कर दिया, तो बताइए राम ने गीत गाया, चल रहा कि नहीं चल रहा है? दोनों चल सकते नहीं चल सकते हैं? राम ने गीत गाया, संस्कार ने गीत गाया। लेकिन अगर हम इसको स्त्रीलिंग में कर रहे हैं, मान ली सीता ने गीत गाया या लता ने गीत गाया, तो लता ने गीत गाया, तब भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा क्रिया में। तो क्रिया में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ के कर्ता से इस क्रिया का कोई संबंध ही नहीं है। इस कर्ता का इस क्रिया से कोई संबंध नहीं है। तो जब कर्ता से संबंध नहीं है तो इसका मतलब इसका संबंध किससे है? कर्म से है। लता ने गीत गाया, लता ने किसको गाया? लता ने गीत को गाया। तो यह जो गीत है, यह क्रिया इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, यह क्या कर रहा है? यह क्रिया इस गीत के हिसाब से चल रही है, मतलब कि क्रिया जो है इस कर्म को फॉलो कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मोहन ने किताब पढ़ी, मोहन ने किताब पढ़ी। फिर वही चीज़ है, मोहन, जैसा कि आप सब आसानी समझ पा रहे होंगे, मोहन जो है पुल्लिंग है और पढ़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा समझते हैं कि मोहन को हटा करके मैंने सीता कर दिया, या मान ली लता, कुछ भी कर लीजिए, कोई स्त्री ले लीजिए। सीता ने किताब पढ़ी, क्या इस क्रिया में कोई परिवर्तन हो रहा क्या इनकी वजह से? यहाँ पे सीता आ गई तो क्या इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता है क्या? सीता के स्थान पर अगर राम हो जाए तब भी कोई आवश्यकता पड़ेगी क्या? राम ने किताब पढ़ी, यहाँ पे कोई परिवर्तन की आवश्यकता है क्या? यहाँ पे इस क्रिया में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह जो क्रिया किसको फॉलो कर रही है? किताब को फॉलो कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, किताब है या पुस्तक है, ये स्त्रीलिंग होता है। किताब या पुस्तक क्या है? पुस्तक पढ़ी जाती है, किताब पढ़ी जाती है, स्त्रीलिंग होता है। तो यह इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो समझ में आ रही आपको समझ में आ रही होगी कि अगर जो क्रिया है, क्रिया का लिंग वचन पुरुष अगर कर्ता को फॉलो कर रहा है तो कर्तृवाच्य, अगर क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म को फॉलो कर रहा है तो कर्मवाच्य। दो हो गया। और हाँ, मान लीजिए जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, देखिए यहाँ पे मैंने ने के द्वारा लिया है। आपको मैक्सिमम केस में क्या मिलेगा? लता के द्वारा गीत गाया गया या राम के द्वारा किताब पढ़ी गई, ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेगा। मैक्सिमम केस में राम के द्वारा, राम के द्वारा, राम के द्वारा, द्वारा आपको ज़्यादा मिलेगा या से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल समझने के लिए रखा है, किस प्रकार से चीज़ें आप कैसे समझ सकते हैं। तो कैसे आपने देखा कर्ता के अकॉर्डिंग कैसे क्रिया चलती है, कैसे कर्म के अकॉर्डिंग चलती है। तो जिसके भी अकॉर्डिंग क्रिया चल रही है, हम उसके बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई वाच्य कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है। आइए देखिए, लास्ट में जो आपको दिया गया है वहाँ पे भाववाच्य। भाववाच्य का डिफिनीशन क्या है? करें, जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न हो करके भाव से होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। कहने का अर्थ यह है, अगर हम अपने शब्दों में करें कि जिन वाक्यों में या जिन वाक्यों की क्रिया न तो कर्ता का कहना माने और न कर्म का कहना माने, वो अपने मन का हो, वो अपने फीलिंग्स को समझे, वो अपनी भावनाओं को समझे, वो न तो कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगा, न कर्ता का मतलब कर्ता को फॉलो करेगा, न उसकी बात को मानेगा, न कर्म की बात को मानेगा। वो अपने मन का मौजी, अपनी दिल की सुनेगा, अपनी भावनाओं को सुनेगा। तो वहाँ पे भाववाच्य होता है।
अब देखिए आपको बताया गया यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, इसी को हमें सबसे ज़्यादा समझना है। भाववाचक की क्रियाएं हमेशा पुल्लिंग होती हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाववाचक को समझने के लिए। भाववाचक की क्रियाएं हमेशा पुल्लिंग होंगी, न कर्ता की सुनेंगी। कर्ता अगर पुल्लिंग होगा, कर्ता स्त्रीलिंग होगा, कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा कहेगा मैं पुल्लिंग हूँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हमेशा पुल्लिंग कहेगा। तो कहने का सेंस यह है, अगर कोई इसका मालिक कर्ता जो है पुल्लिंग रहेगा तो आपको थोड़ा बहुत समझने में आसान लगेगा, लेकिन अगर स्त्रीलिंग होगा तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप इसको जानते हैं कि भाववाचक में जो क्रिया होती है वो हमेशा पुल्लिंग होती है, तो आपको इसको जानना पड़ेगा। जानते रहेंगे तो आसान होगा। फिर कह रहे हैं कि इस भाववाचक में जो क्रियाएं होंगी हमेशा एक वचन में होंगी, कर्ता चाहे बहुवचन में हो, लेकिन ये हमेशा एक वचन में रहेगा। और तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, और यह कह रहे हैं कि भाववाचक की जो क्रिया होती है वो हमेशा आकर्मक होती है। भाववाचक की जो क्रिया होती हैं हमेशा आकर्मक होती हैं, मतलब जो भी आपको यहाँ पे क्रिया मिलेगी उसके साथ कर्म नहीं होगा। इसमें कभी भी आपको कर्म देखने को नहीं मिलेगा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण बात है भाववाचक को समझने के लिए। अब देखिए अकर्मक सकर्मक आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, समझिए। सबसे पहले आपने कारक पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, ऐसे आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आपको कर्म के लिए क्या मिल रहा है, कर्ता ने कर्म को मीन्स जहाँ पर भी को लगा होगा वो कर्म होगा। किसको इंडिकेट करेगा, कर्म को इंडिकेट करेगा। तो अगर कर्म जहाँ होगा या कर्म हमें ज्ञात करना है, आप को से सवाल पूछो या को से सवाल बना कर पूछिए, अगर जवाब मिले तो सकर्मक है, अगर जवाब न मिले तो अकर्मक है। जैसे मैंने कह दिया कि मैं हंसता हूँ, मैं हंसता हूँ, और मैंने दूसरा वाक्य दिया आपको, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो मैंने सवाल पूछा किसको हंसते हो, मैं हंसता हूँ, तो तुम किसको हंसते हो, तो मैं किसको हंसता हूँ। इसमें तो कुछ नहीं पता है किसको हंसते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं रामायण पढ़ता हूँ। तो अब सवाल करते हैं आप किसको पढ़ते हो, तो जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं किताब को पढ़ता हूँ। या दूसरा मैंने बोला किसको पढ़ते हो, मैं रामायण को पढ़ता हूँ, तो जवाब मिल रहा है। तो को से सवाल करोगे जवाब मिलेगा तो सकर्मक है, को से सवाल करोगे जवाब नहीं मिलेगा। जैसे रमेश दौड़ता है, अब पूछिए रमेश किसको दौड़ता है, कुछ जवाब नहीं मिलेगा आपको। मैं कह दूं रमेश आम खाता है, रमेश किसको खाता है, तो रमेश आम को खाता है। तो इस प्रकार से आप कोई क्रिया सकर्मक है अकर्मक आप ऐसे पहचान कर सकते हो। तो आइए चलते हैं। तो बताया कि जो भाववाच्य होता है, भाववाच्य की जो क्रियाएं होती हैं हमेशा पुल्लिंग होंगी, एक वचन में होंगी तथा अकर्मक होंगी। एग्जाम्पल दिया गया है, अब चला जाए, अब चला जाए। तो देखिए यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, कर्म नहीं है। अब चला जाए क्रिया है, इसमें मान लीजिए आपका कर्ता हो सकता है, एग्जाम्पल मिलेगा आपको जिसमें कर्ता हो सकता है, लेकिन उसमें कभी भी कर्म नहीं होगा, कभी भी उसमें क्या नहीं होगा, कर्म कभी नहीं होगा। क्रिया कर्ता मिल सकता है, क्रियाएं मिल सकती हैं। तो देखिए अब चला जाए क्या है, क्रिया है, और यहाँ पे अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, मतलब जैसे हमको बहुत लेट हो गया है, अब हमें निकला जाए, हम बहुत समय तक आपके पास रुक चुके हैं, अब हमें निकला जाए, भावना भी है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, थोड़ी देर सो लिया जाए। दूसरा एग्जाम्पल है थोड़ी देर सो लिया जाए। तो इसमें भी देखिए कर्म नहीं है और इसमें कर्ता भी नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि एग्जाम्पल में कर्ता हो भी सकता है
कर्ता नहीं हो सकता है, मतलब कोई इशू नहीं है, लेकिन कर्म कभी नहीं होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए, मुझसे चला नहीं जाता, तो मैं कर्ता हो गया, मुझसे चला नहीं जाता, मैं कर्ता हो गया, यहाँ पे कर्ता आपको मिल रहा है, चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। अब देखिए, इसमें भी क्या नहीं है, कर्म नहीं है, इसमें भी क्या नहीं है, कर्म नहीं है। तो कर्म नहीं है, कौन सा वाच्य हो गया, भाववाच्य हो गया। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मवाच्य में भी आपको निगेटिव सेंटेंस मिल सकता है और भाववाच्य में भी आपको निगेटिव सेंटेंस मिल सकता है, दोनों में निगेटिव सेंटेंस मिल सकता है। जैसे मैं कह दूं, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। अब पूछ लिया जाए कि कैसा वाच्य है, ये भाववाच्य है कि कर्मवाच्य है। तो मुझसे खाया नहीं जाता, क्या नहीं खाया जाता है, पता नहीं क्या नहीं खाया जाता है, तो इसमें क्या नहीं है, कर्म नहीं है। तो हमसे मुझसे खाया नहीं जाता, इसमें कर्म नहीं है, क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। अब मैं कह दूं कि मुझसे आम नहीं खाया जाता, मुझसे इमली नहीं खाई जाती, या मुझसे अंगूर नहीं खाया जाता। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, क्या नहीं खाया जाता आपसे, तो किसी का जवाब आम मिलेगा। क्या नहीं खाया जाता, किसी का जवाब आपको इमली मिलेगा, किसी का जवाब आपको अंगूर मिलेगा। तो जिसमें जवाब मिलेगा, नहीं खाया जा रहा, निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कर्म लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी वाक्य को कैसे समझेंगे, कोई वाक्य कर्तृवाच्य का है कि कर्मवाच्य का है कि भाववाच्य का है। तो मैंने जो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हैं, इन चीज़ों को एक बार अच्छे से समझिएगा। हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 10-15 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उनको सॉल्व करवाएंगे, और इन्हीं जो मैंने जो लॉजिक आपको बताया, जो तर्क मैंने बताया, इसी तर्क के आधार पर हम आपको सॉल्व करा के दिखाएंगे कि किस प्रकार से किसी भी वाक्य का जो मतलब जो वाच्य है आप कैसे पहचान पाएंगे, कोई सरल कोई कर्तृवाच्य है, कोई कर्मवाच्य है, या कोई भाववाच्य है। तो जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको लेकर के और ज़्यादा इसको समझाने का, या इसको और ज़्यादा आपको एक प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।